बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आइए ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। एली went to the park with Sarah because Sarah wanted to enjoy the sunshine. Ellie and Sarah brought Ellie and Sarah's bike and rode around for a while. At one point, Ellie and Sarah stopped to take a picture of it. तो कुछ नोट किया ग्राफ के अंदर आपने स्टूडेंट्स कुछ नोट किया? हाँ, डेफिनेटली। यहाँ हमने बार बार एली एंड सारा का नेम यूज किया, हेयर 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 हेयर, और इस तरह सेंटेंस हमारा ऑकवर्ड बन गया, हमारा पैराग्राफ ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि हम बार बार नाउन का यूज कर रहे हैं। मैंने नाउन जो है अगेन एंड अगेन यूज किया, एली एंड सारा। तो अक्सर हम जब बार बार किसी का नाम लेते हैं तो सुनने वाला ये कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं ये नाम सुन सुन के थक गया हूँ, पक गया हूँ। यह हमारा आगे सुनने वाले का रिएक्शन होता है। तो इस पैराग्राफ को देखें। एली वेंट टू द पार्क विद सारा बिकॉज शी wanted to enjoy the sunshine. Ellie brought his bike and rode for a while. At one point, Sarah stopped to take a picture of it. इस पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है? यहाँ मैंने अगेन एंड अगेन नाउन यूज किया, अगेन एंड अगेन। यहाँ मैंने अली नाउन फर्स्ट टाइम यूज किया और दूसरा नाउन जो दो बंदे जा रहे हैं उन दोनों का नेम मेंशन किया ताकि आपको समझ आए कि कैरेक्टर कितने। लेकिन उसके बाद मैंने उस नाउन को उसके नेम को हटा दिया, सारा के नेम को हटा दिया और उसकी जगह मैंने शी यूज किया। सेम इज द केस हेयर के मैंने अली यहाँ यूज किया और उसकी जगह पे उसका मैंने उसके नेम को हटा दिया और कोई और वर्ड यूज किया। और इस तरह क्या हुआ कि पैराग्राफ खूबसूरत भी लग रहा है, वो ऑकवर्ड नहीं लग रहा, हमें हमारा पैराग्राफ क्रिस्प भी हो गया और इंटरेस्टिंग भी हो गया। ठीक है, तो अब आप समझे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और वो क्या है। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ ताकि आपको इस पैराग्राफ की अब अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो हमारा टॉपिक है आज प्रोनाउन। हाँ, तो हम प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। आप आजकल के दौर में तो प्रो वर्ड बहुत यूज होता है। जो किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट हो जाए, बहुत एडवांस हो जाए तो हम उसको कहते हैं प्रो। ठीक है, जैसे फोन्स की डिफरेंट जनरेशन आती रहती हैं तो हम कहते हैं ये प्रो आईफोन प्रो आया है, उसके आगे अगली अगली जनरेशन आती है नेक्स्ट। प्रो नाउन, नाउन की एडवांस शेप, यानी नाउन की जगह यूज होने वाला, नाउन जैसा है बट नाउन नहीं है। नाउन किसी का नेम होता है और नेम बहुत लंबे लंबे होते हैं। नेम हम मेंशन करते हैं बट अगेन एंड अगेन किसी सेंटेंस केस में, किसी पैराग्राफ में, किसी एसे में, किसी राइटिंग में अगेन एंड अगेन नाउन यूज करना अननेसेसरी रेपुटेशन को शो करता है। तो अननेसेसरी रेपुटेशन को बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं और वो उसी नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। A pronoun is a word used instead of a noun to avoid repetition. ऐसा word जो noun की जगह यूज होता है ताकि हम repetition से बच सके। पर्पस क्या होता है? Enhances sentence clarity and simplicity. यह हमारे सेंटेंस को क्लियर कर देता है। और उस डेफिनेशन रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल आर थिंग। कौन होता है? पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट हमारी टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल, पर्सन से निकला है प्रोनाउन, यानी कि जो ऐसे प्रोनाउन या ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह यूज होते हैं लेकिन वो पर्सन्स को शो करते हैं, ज्यादातर ह्यूमन बीइंग्स को। अब क्यों हमने पर्सनल को पहली फर्स्ट टाइप में क्यों रखा और इसको हम क्यों ज्यादा डिस्कस करते हैं? क्योंकि ये प्रोनाउंस जो होते हैं ज्यादातर हमारी स्पीकिंग में यूज हो रहे होते हैं। या मैं बोल रही हूँ या आप बोल रहे होते हैं या मैं और आप किसी और की बात कर रहे होते हैं, किसी इंसान के, किसी के भाई के, किसी के पेरेंट्स की, किसी की बात कर रहे होते हैं। तो इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आप ये पीपल को शो करता है, इसके लिए आपको ये यहाँ मैंने ये कैटेगराइज किया हुआ है। इसके लिए बारे में आगे अगली नेक्स्ट पेज पे मैं इसके डिटेल से डिस्कस करूंगी। यहाँ बस अंडरस्टैंड कर लें कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी प्रोनाउंस होते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस है।
लेकिन ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी जब एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज होते हैं तो ये ऐसे यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यही प्रोनाउन जब एज ए ऑब्जेक्ट यूज होते हैं तो ये ऐसे यूज होते हैं, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। एग्जाम्पल्स इन सेंटेंस, शी लव्स पेंटिंग, शी, ये शी जो है एज ए सब्जेक्ट यहाँ यूज हुआ है, तो ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। और दे इन्वर्टेड अस, एस जो है यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट आपको अभी ही सारी चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। गौर से देखिएगा वीडियो, किसी भी पॉइंट को स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको हर चीज़ वेल अंडरस्टैंड हो, और इसके बाद आपको कभी भी प्रोनाउंस को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें कि प्रोन आप बचपन से सुनते आए हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, ठीक है। आपने अभी ही, शी, इट, इसके बारे में तो आपने पढ़ा कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये तो आप समझ गए, ठीक हो गया। लेकिन ये क्या है, ये आज आपको मैं डिटेल से समझाती हूँ। फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले देखिए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? या मैं या हम। फर्स्ट पर्सन हमेशा वो होता है, हमेशा मैं होता हूँ, ठीक है, मैं। क्या हाँ, हम एक से ज्यादा है, दो हो गए, तीन हो गए तो हम हो गए, या आई होते हैं या वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन को समझने के लिए सबसे पहले देखें कि आप स्पीकिंग कन्वर्सेशन देखें कि दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, तो उसमें से एक मैं है और एक आप हैं, ठीक है। जो मैं है या जो हम हैं, वो हम स्पीकर हैं। जो बंदा भी बोल रहा होता है, ठीक है, जो भी बंदा बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। वो अपनी बात करता है ना, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मतलब जो भी बोल रहा है वो अपनी बात करे ना करे, स्पीकर जो होता है, जो फर्स्ट पर्सन हमेशा मैं होता है, और जमा में हमेशा, प्लूरल में हमेशा वी होता है। और सेकंड पर्सन हमेशा आप होते हैं, ठीक है। आप जिससे हम मैं बात कर रही हूँ वो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है, चाहे वो सिंगल है या बहुत सारे हैं। आप एक हैं तब भी आप सेकंड पर्सन है, आप बहुत सारे हैं तब भी आप सेकंड पर्सन है, और आप एक हैं तब भी आप यू हैं, और आप बहुत सारे हैं तब भी आप यू। तो सेकंड पर्सन वो होता है जो हमारी स्पीकिंग में हमारे सामने होता है, जिससे हम बात कर रहे हो। थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनकी बात कर रहे होते हैं, हम जिनके बारे में बात कर रहे होते हैं। हम लाजमी किसी लड़के की बात कर रहे होंगे, किसी बॉय की बात कर रहे हैं, किसी मेल की बात कर रहे हैं, तो वही है। हम अगर किसी लड़की की बात कर रहे हैं, किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं जो फीमेल कैटेगरी में आती है, तो वो शी है। जब हम किसी लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स वगैरह की बात कर रहे हैं, जो कि जिनके हमें जेंडर का नहीं पता। अब इट देखें, बंदा पूछता है कि इट इधर क्या ढूंढ रहा है, जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, जब ये इंसानों की बात हो रही है, तो इट इधर क्या ढूंढ रहा है, तो कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके जेंडर हमें क्लियर नहीं होते, या जेंडर क्लियर भी हूँ, लेकिन हम उनके बारे में मसलन जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड के लिए ही शी कहने से बेहतर हम इट यूज करते हैं। इसी तरह एनिमल्स होते हैं, उनके लिए हम इट यूज करते हैं। कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है। तो जिनके बारे में जेंडर का इश्यू आता है, और उसमें हम इट लगाते हैं ही शी के बजाय। इसी तरह इन ही शी, इनका जो प्लूरल फॉर्म होती है दे होती है। ही शी वो लड़के हैं या लड़कियां, वो मेल है या फीमेल है, मिक्स है, सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, या दो है या तीन है, या सारे लड़के हैं या सारी लड़की हैं, तो वो दे हैं। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पर्सन हमारा आई भी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे। ये याद रखिएगा, ये टेबल आपको हमेशा आना चाहिए। जब भी हम बच्चों से पूछते हैं कि आपको फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो हमेशा बोल रहा होता है, हमेशा फर्स्ट पर्सन आई या वी होता है। सेकंड पर्सन जो आप है, यू है। और थर्ड पर्सन जो हमारी डायरेक्ट कन्वर्सेशन में नहीं है, या मैं बोल रही हूँ या आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, हमारी कन्वर्सेशन में कोई तीसरा नहीं है। तीसरा जितने भी हमारे स्पीकिंग में हैं, आप 10 लोग बोल रहे हैं, 20 लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप एक्टिवली बोल रहे हैं, तो आप फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन वो होते हैं जो हमारी डायरेक्ट कन्वर्सेशन में नहीं है, ठीक है, दे आर थर्ड पर्सन। ओके, आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको जो चीज़ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई कि सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये क्या चीज़ है, ठीक है।
इस चीज को मैं आपको समझाती हूँ अभी आपको। ये इसको मैं साइड पे करती हूँ। हाँ जी, सब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या है, इसको समझते हैं। आई, वी, यू, ही, दे, शी, दे, इट। जब भी कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में यूज होगा तो वो इस टाइप में यूज होगा, इस तरह का। आई, वी, यू एज ए सब्जेक्ट जब भी वो यूज होगा तो वो इस केस में आएगा, इस शेप में आएगा। जैसे आई गो टू स्कूल। ठीक हो गया। तो यहाँ आई एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ। अब ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है भाई? अब बच्चे पूछते हैं भाई, हाँ ये भी हमें कंफ्यूज कर रहा है, सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट जो वो होता है जो हमारे जो काम करता है, जो मेन करेक्टर है, जिसकी वजह से तो आपने सेंटेंस लिखा है, जो काम करने वाला होता है। आई एम स्पीकिंग एट दिस टाइम, तो आई एम द सब्जेक्ट। ठीक है। तो अब क्या है कि जब भी ये एज ए सब्जेक्ट यूज होंगे तो इनका ये केस आएगा, ये इस शेप में आएंगे। जैसे आप ये भी कह सकते हैं, दे आर दे आर प्लेइंग। ठीक हो गया। अब ये इस तरह आएंगे। अब हमारे पास ये होता है कि कभी कभी जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो एज ए सब्जेक्ट ही नहीं यूज होते, कभी कभी वो एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज होते हैं। ठीक है। तो वो एज ए ऑब्जेक्ट कैसे यूज होंगे ये अब हम पढ़ते हैं। अगर यही प्रोनाउंस एज ए ऑब्जेक्ट यूज होंगे तो वो मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट ये बन जाएंगे। अब कैसे? ये ये आए ही है। अब उर्दू में अगर आप करेंगे तो उस मैं स्कूल जाता हूँ, उसने मुझे ये दिया। ठीक है। लेकिन उर्दू के अगर चक्कर में पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूजिंग होगा। आप बस आए जो है मी बन जाता है जब एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है। जैसे ही टोल्ड मी टू गो नाउ। ठीक हो गया। अब सब्जेक्ट का ना इसमें ही है। ठीक है। किसने बात की? ही ने बात की, तो सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, उसकी ये वाला केस यूज हुआ है। उसने किससे बात की? मुझसे बात की। सब्जेक्ट ये है, मैं क्या हूं? मैं उसका ऑब्जेक्ट हूं। उसने मुझसे बात की है ना। तो यहाँ मी जो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ, ये क्या है? ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है ही, और मी क्या यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है तो यहाँ आई नहीं लगाएंगे, ही टोल्ड आई। आपने मी लगाना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है। ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को खुद ही आ जाता है, जब वो राइटिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिक लिखते हैं। ही टोल्ड आई नहीं कहेंगे, ही टोल्ड मी कहेंगे। इसी तरह ही टोल्ड अस, ही टोल्ड देम, ही टोल्ड हर। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। और कभी कभी हमारे पास एक और टाइप आ जाती है। ये अभी हम केसेस पढ़ रहे हैं, आगे टाइप्स हम डिफरेंट पढ़ेंगे। ये साथ साथ में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके लिए बात क्लियर हो जाए। कभी कभी हमारे पास ये होता है कि हम अपनी किसी चीज पे अपना हक जताते हैं। हम कहते हैं ये चीज मेरी है। ठीक है। हम उसे अपनी पोजीशन शो करते हैं, वो हम उसके बारे में पोजेसिव होते हैं। तो जब हम किसी चीज के बारे में पोजेसिव होते हैं तो हमारे यही जो प्रोनाउन होते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन है, आई, वी, शी, ही, दे, तो ये इस टाइप में आते हैं। माई, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर, सीज। ये देखें। आप इसके लिए आप इसको और डिटेल से समझ सकते हैं। इसको इसकी एग्जांपल यूं देख लें कि द दिस इज माई पेन। देखें, आपने आपका पेन, आपने अपना हक जताया, आपने अपनी पोजीशन शो की, आपने अपनी मलकियत शो की। तो आपने ये नहीं लिखा कि दिस इज आई पेन या दिस इज मी पेन। आपने कहा दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। दैट इज आवर हाउस। ठीक है। दैट इज और हाउस। ठीक हो गया। तो यहाँ हमने और यूज किया है। यहाँ
वी यूज नहीं किया हमने, ठीक है, क्योंकि हम पोजेशन को शो कर रहे हैं, अपनी मलकियत को शो कर रहे हैं, किसी चीज पे हमारा हक है हम वो शो कर रहे हैं। तो पोजेशन में ये इस तरह यूज होते हैं। ये यहाँ पढ़ते हुए मे बी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, लेकिन आप क्लियर हो गए, मैंने आपको हर चीज क्लियर कर दिया, और आई होप सो कि आपको हर चीज वेल अंडरस्टैंड हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है, तो अभी हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, उससे आपको ये सारी चीजें क्लियर होने वाली। ठीक हो गया? तो ये देख लें हम हमारे पास कि आगे हमारी जो टाइप ही जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पोजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको सारी चीज डिटेल से बता दी। पोजेसिव मीन पोजेशन, मलकियत, हक जताना, किसी की चीज के बारे में अपना कहना, उसके बारे में पोजेसिव होना। जैसे दे इंडिकेट्स ऑनरशिप, जो आपकी ऑनरशिप को शो करता है और पोजेशन को शो करता है। आप किसी चीज के ऑनर होते हैं तो आप कहते हैं ये चीज मेरी है, ये मेरा फोन है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरी बुक है, ये मेरा घर है। इसके लिए आप फिर वही जो आई वी शी होता है, आई के लिए आई की जगह आप माइन यूज करते हैं, यू की जगह योर्स यूज करते हैं, ही की जगह हिज यूज करते हैं, शी की जगह हर यूज करते हैं, और आर की जगह, वी की जगह आर्स, एंड दे की जगह देयर्स। अब सेंटेंस देखें, द डिसीजन इज माइन। अब ये नहीं कह सकते कि द डिसीजन इज आई या डिसीजन इज मी, नहीं कह सकते। इन इसी इसी आई और मी का जो आई हो गया सब्जेक्टिव केस, मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और आपने पोजेसिव केस उसका यूज किया है। तो ये आपकी पोजीशन शो कर रहा है, तो पोजीशन शो करने के लिए आपने पोजेसिव केस यूज किया। द कार इज अर्स, द बुक इज माइन एंड द पेन इज हर। बुक तो मेरी है लेकिन पेन उसका है। दैट इज आवर हाउस ओवर देयर। तो इन सब में पोजेशन शो हुई है, तो हमने पोजेसिव केस यूज की है। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है। तो आपको एग्जाम्स में इस तरह का भी आ जाता है कि इस तरह की ये इनके ब्लैंक्स बनाई जाती हैं, ब्लैंक्स दी जाती हैं, या एमसीक्यूज दिए जाते हैं, तो नीचे ये टाइप्स लिखी होती हैं, तो उनमें ये टाइप भी लिखी होगी। तो अगर ये केस आता है तो ये पोजेसिव होगा, पोजेसिव प्रोनाउन होगा। या समटाइम्स आपको ये यूज करने होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। आपसे पूछा जाएगा कि पोजेसिव प्रोनाउन में आई की पोजेसिव, उसका पोजेसिव केस लिखें, तो आई आपने मी ने लिखना, मी माय और माइन होता है। ठीक हो गया? आगे चलते हैं कि हम मिस्टेक्स कौन सी करते हैं जिसकी वजह से, अब यहाँ से इस पोजेसिव प्रोनाउन पे मैंने ज्यादा फोकस किया इसलिए कि ये यहाँ थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अदरवाइज प्रोनाउन बल्कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और लाइक गेम है। आप इनको जितना डिटेल से पढ़ेंगे इतना एंजॉय करेंगे। ठीक है? अब देखें इसको, कॉमन मिस्टेक्स हम कौन कौन सी करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स हमारी होती हैं इसमें, एली एंड मी लाइक कार। एली एंड मी लाइक कार्स, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि एली एंड मी, एंड की वजह से शो हो रहा है कि एली भी सब्जेक्ट है और मी भी सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा तो मी नहीं यूज होगा, मी की जो है सब्जेक्टिव केस यूज होगा, यानी आई यूज होगा। क्लियर हो गया? तो एली एंड मी दोनों ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के तौर पे आपने पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करना हो। तो एली एंड आई लाइक कार, दैट इज करेक्ट। माई फ्रेंड एंड मी गो फॉर अ वॉक, सेम वही है, माई फ्रेंड एंड मी दोनों सब्जेक्ट हैं, तो ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, तो मी नहीं आएगा, आई आएगा। ये इनकरेक्ट है, और करेक्ट ये है, माई फ्रेंड एंड आई गो फॉर अ वॉक डेली। Ellie told I and she to focus on work, इनकरेक्ट है। कैसे करेक्ट है ये आप सोचें और मुझे बताएं। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। Ellie told I क्या है? एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ, एली एंड आई नहीं है, एली टोल्ड आई, तो सब्जेक्ट कौन है? एली। बात कौन कर रहा है? एली कर रहा है। बताया किसको है, किसके ऊपर काम किया उसने? मेरे ऊपर, यानी मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक है? तो जब मैं ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ हूँ, आई ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ और शी भी ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है,
तो इनका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा ना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम्स में आती हैं, और इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए होते हैं, बच्चों को कहा जाता है कि इनको करेक्ट करें, तो ये इन छोटे छोटे पॉइंट्स को वो स्किप कर जाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और बिला वजह उनके मार्क्स भी रिड्यूस होते हैं और उनकी बेस भी नहीं बन पाती। तो आप सेंटेंस को अंडरस्टैंड किया करें, सबसे पहले उसको उसके स्ट्रक्चर को देखा करें, क्या इसमें सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, सारी चीज़ें ढूंढने के बाद अब देखें कि पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं, तो आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सर्च करना है, तो सब्जेक्ट अली हो गया, तो आई एंड शी एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुए, तो इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो अली टोल्ड मी, एंड शी के बजाय हर, इसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, टू फोकस ऑन वर्क। शी इज एज ब्यूटिफुल एज मी, यहाँ और ही डिफरेंट चीज आगे, बच्चे और कंफ्यूज हो जाते ये क्या है। अब सेंटेंस को समझे, वो भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी मैं हूँ, यानी दोनों एज ए सब्जेक्ट यूज हुए, दोनों का कंपैरिजन हुआ है। यहाँ कोई किसी पे काम नहीं कर रहा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट में होता है, सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाता है। यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला केस नहीं है, दो चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा है, दो चीजों को सेम शो किया जा रहा है। तो जब ये कंपैरिजन हो रहा है, सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये दोनों सब्जेक्ट है, शी भी सब्जेक्ट है और मी भी सब्जेक्ट है। तो यहाँ शी इज एज ब्यूटीफुल एज आई, ये लगेगा, मी नहीं लगेगा। आगे, दे नो वी बेटर देन शी, दे नो वी, दे सब्जेक्ट है, ठीक है, और वी एंड शी ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुए, ठीक है। बेशक यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। इसका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, वहां दोनों का दो का कंपैरिजन हो रहा था, वर्ड हमारे पास एज यूज हुए थे और दोनों बिल्कुल इक्वल लेवल पे थे। यहाँ दे सब्जेक्ट है और वो दो दो बंदों का कंपैरिजन कर रहा है, लेकिन वो दोनों उसके ऑब्जेक्ट हैं, तो वी और शी यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, तो यहाँ वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा अस, एंड शी के भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी हर, ठीक हो गया। दे नो अस बेटर देन हर। तो इस तरह से आप ना सेंटेंसेस जो इनकरेक्ट आते हैं उनको इस तरह से करेक्ट किया करें, और उनके ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट उनकी प्लेस देख लिया करें, पोजीशन देख लिया करें कि उनकी जो पोजीशन है वो किस तरह यूज हुई है, एज ए सब्जेक्ट यूज हुए हैं या एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज किया करें। और ये वो चीजें हैं जो हर कोई अब नहीं बताता, ये बहुत ही डिटेल वाली चीजें। आगे आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव आपने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो पढ़ा है, नॉर्मली को पता है ये चीज रिफ्लेक्ट करती है, ये चीज या समझ ले ये दीवार है, यहाँ रोशनी आई, इस ये टक्कर हुई, रिफ्लेक्ट हुई और वापस चली गई। तो इसी का कंसेप्ट को लेके चले कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, प्रोनाउन कोई भी प्रोनाउन है जो रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, रिफ्लेक्ट होंगे यानी अपने अपनी तरफ वापस लौट के आएंगे, अपनी तरफ वापस मुड़ के आएंगे। इसको इससे अंडरस्टैंड करते हैं डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर उसी की तरफ वापस मुड़ के आते हैं, वापस पलट के आते हैं, ठीक है। मसलन जब हम अपनी बात करते हैं, मैं खुद ये करूंगी, तुम तुम खुद ये करोगे, वो उसने खुद ये काम किया, यानी उसकी अपनी ही बात हो रही है। बंदा जब सब्जेक्ट अपनी ही बात कर रहा होता है, अपने ही बारे में बात कर रहा होता है, तो वो उसी की तरफ रिफ्लेक्ट होते हैं, उसी के प्रोनाउन, तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई है ना, तो आई के लिए वो माई सेल्फ यूज करेगा, ठीक है, यू योर सेल्फ, he himself, she herself, itself, ourselves, we, ओवर सेल्फ भी होता है, ओवर सेल्फ भी होता है। ओवर सेल्फ होगा अगर हम दो ही बंदे, ओवर सेल्फ होगा अगर हम बहुत सारों के ग्रुप है, 4-5 ग्रुप बने हुए, तो हम सब के लिए कहते हैं हम लोग, तो ओवर सेल्फ होगा। यूर सेल्फ, यू एक ही होता है और यू बहुत सारे भी होते हैं, उनके लिए योर सेल्फ यूज होता है, लेकिन यू बहुत सारे उनका ग्रुप है अगर, तो आप योर सेल्व्स यूज करते हैं। देम सेल्व्स, देम तो पहले से ही बहुत सारे होते हैं, तो अब उसमें भी बहुत सारों के ग्रुप है, तो हम देम सेल्व्स कहेंगे। तो ये सारे इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इनकी एग्जांपल्स हैं सेंटेंसेस में, शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर इंटरव्यू, शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ,
उसने अपने आप को तैयार किया, उसने खुद को तैयार किया, उसने अपनी बात की। ठीक है, हम उसी की बात कर रहे हैं, उसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने उसी का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लगा दिया, ये उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है हर सेल्फ। इसी तरह वी शुड होल्ड ओवर सेल्फ अकाउंटेबल, तो हमने वी को, ये जो ओवर सेल्फ है, ये वी को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वी ही की बात कर रहा है। ठीक है, ये इसी की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, हमारे पास इंटेंसिव प्रोनाउंस है, इनको एम्फेटिक भी कहते हैं। ठीक है, इंटेंसिव, इंटेंस क्या होता है? शिद्दत, शदीद, जिसमें शिद्दत पाई जाए। ये और वो वाले जो प्रोनाउंस है, ये तकरीबन ये बिल्कुल सेम होते हैं लिखने में, थोड़ा सा जो मीनिंग है ना, सेंटेंस के जो मीनिंग है उसकी जो है मीनिंग होते हैं, इसके मीनिंग भी तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। मसलन emphasize the subject without altering sentence meaning, सेंटेंस के मीनिंग तो नहीं चेंज होते, लेकिन सब्जेक्ट को ही उसी के बारे में बताते, तो ये वही है। कौन से? जो अभी आपने पढ़े रिफ्लेक्टिव, ये वही है, उन्हीं जैसे हैं। एग्जाम्पल सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, यूर सेल्फ। एम्फोसिस examples in the sentence, I myself completed the project, the president himself announced the news। अब थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये होता है कि इसमें ज्यादा जोर देके वो बात की जाती है, उसमें देखें, उस वाले को फिर से देखें तो आपको समझ आएगी। ये देखें, शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को तैयार किया इंटरव्यू के लिए। वी शुड, सिंपल सी बात हो रही है कि उन्होंने, लेकिन यही इन सेंटेंस की इंटेंसिटी देखिए, आई माई सेल्फ, मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, यानी उसने, मैं खुद ने नहीं कहा, उसने कहा मैंने, यानी उसने अपने आप पे फोकस किया, ज्यादा जोर दिया, ज्यादा क्या कहते हैं, एम्फसिस किया। तो इस तरह इसको क्या कहते हैं, इसने इसी प्रोनाउंस को ज्यादा इंटेंसिटी से यूज किया। फिर यहाँ देखिए, द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, यहाँ भी इंटेंसिटी को शो कर रहा है कि कितनी सेंटेंस की शिद्दत को शो कर रहा है उसके, कि प्रेसिडेंट ने खुद ये अनाउंस किया है, इसका मतलब है वो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिसमें बहुत ज्यादा शिद्दत से ये यूज किए जाए, दे आर कॉल्ड इंटेंसिव। ओके, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोस्ट्रेटिव, डेमो, जहाँ पे हमको चीज डेमो देते हैं, किसी चीज सामने खड़े होते हैं, डेमो देते हैं, तो हम जरूर किसी ना किसी चीज की तरफ पॉइंट करते हैं, वो ये वो इधर कुछ ना कुछ पॉइंट करते हैं। तो वो प्रोनाउंस जो किसी चीज को पॉइंट करने के लिए यूज होते हैं, दे आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉइंट द स्पेसिफिक थिंग आर पीपल, हम किसी लोगों या चीजों की तरफ जब पॉइंट आउट करते हैं तो हम प्रोनाउंस यूज करते हैं, दैट आर कॉल्ड दिस, इसकी प्लूरल फॉर्म दीज, दैट, दोस। ठीक हो गया? एग्जाम्पल इन दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दिस के हजारों सेंटेंस बच्चे यूज करते हैं, दिस इज गुड, दिस इज बैड। ओके, दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, दोज, दैट किस प्लूरल फॉर्म है? अब क्या है, ये दिस और दैट, ये किसी का नेम हटा के उसका, उसकी जगह ये प्रोनाउन यूज हुए हैं, वो नेम कुछ भी हो सकता है। दिस इज अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इसकी जगह आप लिखे जॉब इज माई जॉब, तो हमने जॉब को हटा के दिस लगा दिया। कुछ भी, कोई भी नाउन था उसकी जगह हमने दिस लगा दिया, इसी तरह कोई भी नाउन थे उसकी जगह हमने दोज लगा दिया, लेकिन हमने पॉइंट किया किसी स्पेसिफिक चीज की तरफ, तो इसलिए इनको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अगर पेपर में इस तरह के आते हैं तो आपने दिस, दैट, दोज और दीज, इनको आपने क्या करना है, टिक करना है। ये चार ही होते हैं मोस्टली, सच भी आता है इनमें, ये मैं आपको फिर पैक करके ये भी बता देती हूँ। इनमें एक आता है सच, ये भी आता है सच अ ब्यूटीफुल सीन इज दिस, तो सच में भी आप किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं या पॉइंट आउट कर रहे हैं। ब्यूटीफुल पिक्चर इज इट। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। पॉइंट से ही समझ लिया करें कि टाइप से ही वो कहा क्या जा रहा है, नेम से ही। इंटेरोगेटिव किसको कहते हैं? जिसमें इंटेरोगेशन यूज होती है, यानी क्वेश्चन यूज होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ उस तरह के प्रोनाउंस की बात होगी जो कि इंटरोगेशन के लिए यूज होते हैं, क्वेश्चन के लिए यूज होते हैं। तो चलते हैं हमारे एग्जांपल्स की तरफ। यूज टू आस्क क्वेश्चन, ऐसे प्रोनाउंस जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। हु आर यू, ठीक है, हु आर यू हमने लिखा, हु आर यू, ठीक है। हमने हु किसी के नेम की तरह जगह यूज कर लिया, एली, यू आर एली, ठीक है। तो हमने एली की जगह हमने उसका वो नाम हटा के हमने हु यूज कर लिया। तो जब किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में प्रोनाउन यूज होते हैं एज ए क्वेश्चन, तो दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और ये हमारे पास होते हैं हु, होम, हुज, विच, वर्ड। ये इस पे भी डिफरेंट टाइप की वीडियोस हैं, आप देख लीजिएगा। एग्जांपल्स इन सेंटेंस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हु। हाँ, यहाँ ये भी हो सकता है एली। एली एक जनरल एग्जांपल होती है, कोई भी हो सकता है। एली इज रिस्पॉन्सिबल है तो हमने एली का नेम हटा के हु लिख दिया, एज इसको क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करके हमने प्रोनाउन हु लगा दिया। तो आपको ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ ये इंटरोगेशन के तौर पे यूज किया, तो ये इंटरोगेटिव है। विच इज योर फेवरेट बुक, विच। आप ये भी कह सकते हैं होली कुरान इज माई फेवरेट बुक। आपने उसका नाम हटा के आपने विच लिख दिया, यानी कि आप अगले से पूछ रहे हैं कि हाँ भाई आपकी कौन सी फेवरेट है। तो इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अगेन नेम से इसको अंडरस्टैंड करने की रिलेटिव, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन दो लोगों के दरमियान होता है या मुख्तलिफ लोगों के दरमियान कोई रिलेशन होता है, कोई ताल्लुक होता है, उसको रिलेशन कहते हैं। तो जो इसका मतलब है कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं हम जिनके दरमियान कोई रिलेशन है, कुछ कनेक्शन है, कोई ताल्लुक है, ठीक है। जो जो भी किसी चीज का कनेक्शन होगा वो रिलेशन को शो करेगा। और रिलेटिव प्रोनाउन में वो प्रोनाउन आएंगे जो किसी चीज के रिलेशन को शो कर रहे हैं, जो कनेक्टर हैं, जो कनेक्ट करते हैं। अब देखते हैं ये कौन से हैं। इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेज एंड कनेक्ट आइडियाज। या हमारे आइडियाज, हमारे सेंटेंस, हमारे क्लॉजेज को रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, कनेक्टर होते हैं। एग्जाम्पल में वही जो इंटरोगेटिव में आपने पढ़े, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये होते हैं। डिफरेंस क्या है? वो सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होते हैं एज ए क्वेश्चन, यहाँ ये सेंटेंस के मिड में यूज होंगे रिलेशन शो करने के लिए। जैसे द ऑथर हु रोट दिस बुक इज फेमस, हु, इसने, इस हु ने इस ऑथर वाले को, ऑथर को इससे रिलेट किया, इसको कनेक्ट किया, इन दोनों के दरमियान ये ब्रिज बन गया, इन दोनों को जोड़ा, इन्होंने इन दोनों का रिलेशन शो किया। तो ये एज ए कनेक्टर यूज हुआ, तो इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस इज द प्रोजेक्ट दैट वॉन द अवार्ड। दैट इज, दैट ने इस प्रोजेक्ट को वॉन से कनेक्ट किया, तो ये इनको कनेक्टर भी कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इन्होंने इनको रिलेट किया, इनको जोड़ा, इन आइडियाज को इकट्ठा करके हमारे सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने में आसानी की। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन। आगे चलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन ये होते हैं कि जिनके बारे में कुछ पता ही ना हो, वो कितने हैं, कुछ समझ ही ना आ रही हो कितने हैं, क्या है। मसलन उनकी कोई लिमिट नहीं है, कुछ कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, आप इससे पहले जो भी पढ़े एक स्पेसिफिक टाइप्स पढ़े। इनडेफिनेट वो होते हैं कि जब हमारे पास ऐसे ऐसे ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ बहुत सारे हैं या डिफरेंट, अरे किसी को मेंशन करना हमारे लिए मुश्किल हो, वन बाय वन, तो हम कुछ खास किस्म के प्रोनाउंस यूज कर लेते हैं जो जिससे हमें अपनी बात कन्वे करने में आसानी होती है। डेफिनेशन है, रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पीपल। आई थिंक हम किसी स्पेसिफिक लोगों को मेंशन नहीं करना चाह रहे जब तो हम इस तरह के यूज करते हैं। जैसे एनीवन, जैसे आप कहते हैं एनीवन ऑफ यू कम हियर, यानी बहुत सारे बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो हम एनीवन कहते हैं। इसका मतलब ये हमने सबको चॉइस दे दिया, हम में से कोई भी उठे, अपनी मर्जी से उठे, ठीक है। तो हम उन सब के नेम नहीं मेंशन कर सकते थे, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, अली तुम आ जाओ, फलाना आ जाए, फलाना आ जाए, हमारे लिए मुश्किल हो रहा था तो हमने एनीवन कर दिया। फिर एवरीवन, हम एवरीवन कह सकते हैं, एवरीवन ऑफ यू स्टैंड, सब खड़े हो जाए। अब उसको कहते कि तुम भी खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ, तो ये अगर वहाँ 100 बंदा, 10 हो, 20 हो, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमने एक ही वर्ड यूज किया, एवरीवन। इसका मतलब है हर एक के लिए का, तो हर एक पे ये अप्लाई होगा। समवन, किसी किसी सिचुएशन में कहेंगे समवन केम हियर, हमें नहीं पता कि वो कौन था बट कोई था, ठीक है। इसी तरह नन, कोई भी नहीं था, देयर वाज नन देयर।
ऑल, सारे ही आ जाओ भाई। फ्यू, थोड़े से, फ्यू ऑफ यू कम हियर। मैनी, मैनी स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी, बहुत सारे लोग हैं। सम होता है किसी क्वांटिटी को, देयर इज सम मिल्क, ये कह सकते सम पीपल कम हियर, सेवरल, मुख्तलिफ, ये इस तरह के होते हैं थोड़े, जिनके लिए इस तरह के वर्ड यूज करके आप अपनी आसानी कर लेते हैं। जैसे समवन लेफ्ट देयर अम्ब्रेला, किसी ने अपना अम्ब्रेला इधर छोड़ दिया, हमें नहीं पता वो कौन है, हम श्योर नहीं है, हाँ है कोई, क्योंकि अम्ब्रेला से हमें पता चला कि यहाँ कोई आया है जिसने अपनी चीज छोड़ी है, तो समवन हमने कह दिया। मैनी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे आए, उन्होंने अटेंड, हमें क्या पता कितने थे, कितने एजड थे, कितने यंग थे, कितने छोटे थे, बट मैनी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस, हमने मैनी कह के बात ही खत्म कर दी। तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं, दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्लियर हो गया? आगे हैं, इसको 1 मिनट में साइड पे करती हूँ। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं एक्सप्रेस द म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शंस, ये जो होते हैं हमारे जो रिलेशन को शो करते हैं। अब आप देखिए, एक तो वो आपने वो पढ़ा ना रिलेटिव में, वो कनेक्टर होते हैं दो सेंटेंस को, एक होते हैं जो एक दूसरे की तरफ रिफ्लेक्ट होके रिलेशन आते हैं, एक दूसरे के साथ दोनों के रिलेशन को हम शो करते हैं, ठीक है, वो तो कनेक्टर है ना, एक सेंटेंस को दूसरे से मिला दिया। अब ये रिलेशन को शो करते हैं दोनों को। अब इसके लिए एग्जांपल है ईच अदर, वन अनदर, यानी द सिबलिंग्स केयर फॉर ईच अदर, इसका मतलब ये सारे एक दूसरे की केयर करते हैं। ईच अदर लगाया तो इसका मतलब है सारे एक दूसरे, यानी कि एक केयर करता और दूसरा नहीं करता। ईच अदर का मतलब सारे हैं, अगर इस तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो दूसरी तरफ से भी है, इस तरफ से भी गुड थिंग है तो दूसरी तरफ से भी है। इसी तरह वन अनदर, ये भी दोनों को शो करते हैं, दोनों साइड्स को, ठीक है, हो गया। वी शुड सपोर्ट वन अनदर, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक हो गया। ये हमारे प्रोनाउंस की मेन टाइप्स थी। अब हमारी मिस्टेक्स क्या आती हैं जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, तो हमारे पास मिस्टेक्स क्या आती हैं, हम क्या मिस्टेक्स क्या करते हैं, ये आपने गौर से देखना है। मिस यूज ऑफ प्रोनाउंस, इनकरेक्ट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट क्या बुलाया है, ये अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट होता है कि जो सब्जेक्ट लगा होता है उसी के मुताबिक वर्ब लगता है। ही इज है, ही अकेला है तो इसके साथ इज लगेगा, ही के साथ हमने आर नहीं लगाना, जबकि दे है तो इसके साथ हमने आर लगाना है, इज नहीं लगाना, ठीक हो गया। तो अब क्या है कि इज नहीं लगाना और ही के साथ आर नहीं लगाना, तो इसको एग्रीमेंट कहते हैं कि जैसा सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो ऑब्जेक्ट वर्ब भी सिंगल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसके बारे में मैं डिटेल से कॉमन उस नाउन की वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल से बता चुकी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें, लिंक कमेंट सेक्शन में है, देख लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं कि अब इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। अब एवरी वन फॉरगेट देयर मिस्टेक, जब हम एवरी वन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एवरी वन, तो इसका मतलब है जितने भी हैं उन सब के वो एक एक करके हम मेंशन कर रहे हैं। एवरी वन, एवरी के वर्ड ने सारी बात क्लियर कर दी। एवरी वन, अगर 10 लोग हैं तो हम 10 में से हर एक की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि 2 है 3 है और बाकी निकल जाए, नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं। तो जब सबकी इंडिविजुअली बात कर रहे हैं तो देयर नहीं आएगा, एवरी वन हिज या हर आएगा। अगर सारे मेल्स हैं तो हिज लगाएंगे या हर लगाएंगे, या ऐसे करके दोनों लगा देंगे, हिज और हर, ठीक है। तो हमने एवरीवन का जो एग्रीमेंट है वो एवरीवन चूंकि सिंगल है, सिंगलर के लिए यूज होता है, होते बहुत सारे हैं लेकिन उनको एज ए सिंगल एंटिटी यूज कर रहे होते हैं, तो उनका जो वर्ब होगा वो भी सिंगल ही होगा। कॉन्फ्यूजन बिटवीन पोजेसिव प्रोनाउन एंड कंट्रैक्शन, अब पोजेसिव प्रोनाउन और उसमें कन्फ्यूजन आती है, इट्स और इट्स। ये इट्स जो होता है, ये होता है पोजेसिव प्रोनाउन, ये इट्स होता है कंट्रैक्शन, यानी इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। आप कहेंगे द डॉग इज ईटिंग इट्स फूड, ठीक है, जो भी वो खाना खा रहा है, इट्स, तो द डॉग, सॉरी, द डॉग
द डॉग इज ईटिंग इट्स बोन। तो डॉग अपनी बोन खा रहा है, यानी जो उसको खाने के लिए दी गई है। तो ये जो इट्स है बगैर कामा के, ये जो है ये पोजेशन को शो करता है। जबकि कंट्रक्शन में कि आप इस तरह कह सकते हैं इट्स माई, इट्स अ लॉन्ग जर्नी कह दे। अब यहाँ हमने इट इज को शॉर्ट किया है, इट इज को शॉर्ट करके कंट्रक्शन दे दिया है इट्स। ये डिफरेंस होता है। ठीक हो गया। अगर हम आगे देखें कि आगे हमारे वो पूछ रहे हैं कि हमें बताया जा रहा है कि ओवर यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्ट करने वाले इनको भी हमने कभी ओवर यूज कर लेते हैं। ही हिमसेल्फ वेंट देयर। अब जरूरी नहीं कि ही हिमसेल्फ वो खुद ही वहां गया था, इतने जरूरी नहीं थी, हम बिला वजह ठोक देते, कभी कभी लगाना चाहिए और कभी कभी यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हमें अगर उसकी बात सिंपल है, ही वेंट देयर सिंपल हो गया। अगर आपने किसी बात को वाकई जोर देके कहना, फिर आपने हिमसेल्फ लगाना है। ठीक है। तो कभी कभार हम इस तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी चीज बातें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और प्रोनाउन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको वेल अंडरस्टैंड करवाऊँ और अननेसेसरी डिटेल देने के बजाय टू द पॉइंट बात करूँ, ताकि आप अच्छी तरह से अपनी बात को, मेरी बात को समझ पाए और अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर लें। आपकी बेस ग्रामर की स्ट्रॉन्ग होगी तो आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग होंगे, आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी तो योर स्पोकन, योर रिटन, और anywhere you will go for your job interview test, anywhere you will be on the top of the list. Okay, thank you, have a nice time, goodbye.